गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12 बजकर अब 49 मिनट हुए हैं। तारीख तो आप जानते ही हैं, आज 26/11 है, 26 नवंबर 2020। तो क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। जल्दी से सारे के सारे लोग जुड़ जाएं और जल्दी से मुझे याद दिलाएं लास्ट हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। बंगाल में द्वैध शासन का कारण मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ बंगाल से ज्यादा धन लूटना और उसे कहाँ भेज देना, ब्रिटेन भेज देना। इसी के वजह से, इसी के कारण द्वैध शासन लगाया गया था। तभी तो हमने उस 7 साल के पीरियड को भारत की लूट कहा, लूट ऑफ इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के ही साथ भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो कर चुके हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ जो सबसे पावरफुल स्टेट, जो सबसे शक्तिशाली राज्य उभर कर आया वो था मराठा साम्राज्य, वो था मराठा राज्य। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा मराठा एम्पायर या मराठास एंड पेशवाज। तो ध्यान रखेंगे, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स में ही या नवीन राज्यों के उदय में ही आज हम बात करेंगे अबाउट, हेडिंग डालिए, आज का टॉपिक रहेगा मराठास एंड पेशवाज। मराठा और पेशवा। दोस्तों, अगर हम मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में बात करें या मराठा साम्राज्य की शुरुआत के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन या औरंगजेब के ही कंटेम्परेरी भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। जो आज महाराष्ट्र है उसी स्थान पर जो मराठी भाषी क्षेत्र है उसी क्षेत्र में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। और हम सब जानते हैं मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो यदि हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान रखेंगे इसके दो फेजेस हैं, इसके दो चरण हैं। और अगर इसके दो फेजेस और दो चरणों के बारे में हम बात करें तो मराठा साम्राज्य के दो फेजेस या दो चरणों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। और फिर दूसरे फेज में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य जो किसके अधीन रहेगा, मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के अधीन रहेगा, जिसमें हम पेशवा शासकों के बारे में या पेशवा रूलर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालिए शिवाजी। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में 1627 से लेकर 1680 तक। वैसे तो हम सारे के सारे शासकों के शासन काल लिखते हैं, यहां पर हमने जीवन काल लिखा है किसका, शिवाजी का। 1627 से लेकर भाई 1627 में जन्म हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का और 1680 में मृत्यु हुई थी। और मराठा साम्राज्य की नींव ही किसके द्वारा रखी गई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा रखी गई थी। लिखेंगे शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के
शिवनेर दुर्ग में हुआ या शिवनेर के किले में हुआ? His father was शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। और यदि हम बात करें शाहजी भोसले के बारे में तो ध्यान रखेंगे ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासकों का वंशज था। कहने का मतलब, अगर हम बात करें शिवाजी के पूर्वजों के बारे में, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, लेकिन जो शाहजी भोसले था वो बिलोंग किया करता था, वो कहां से बिलोंग करता था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के ही शासकों से बिलोंग किया करता था। और यदि हम शिवाजी की माता के बारे में बात करें, शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। और शिवाजी की माता जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश से थी। तो ध्यान रखेंगे, अपने पितृ पक्ष से शिवाजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश का वंशज था। और अगर हम माता के बारे में बात करें जिनका नाम जीजाबाई था, वो देवगिरी के यादव वंश से बिलोंग किया करते थे। मतलब राजस्थान से, अरे भाई मेवाड़ तो राजस्थान में ही है, और अगर हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली राजस्थान ही होगा। बेसिकली हुआ क्या था, जब 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर अटैक किया था, तो ही ध्यान रखेंगे शिवाजी के जो पूर्वज थे वो मेवाड़ से पलायन करके कहा गए थे? महाराष्ट्र गए थे। और उन्हीं का वंशज शाहजी भोसले हुआ करता था, जो शिवाजी का पिता था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इसके बाद ध्यान रखेंगे, शिवाजी की प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा शिवाजी के ही पिता शाहजी भोसले के ही एक मित्र के द्वारा हुई, जिनका नाम था दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव जो शाहजी भोसले के ही एक मित्र हुआ करते थे, उन्होंने ही शिवाजी की प्रारंभिक शिक्षा का बीड़ा उठाया। और ध्यान रखेंगे, शिवाजी के रिलीजियस टीचर, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुए समर्थ रामदास। जो महाराष्ट्र के ही एक भक्ति आंदोलन के संत हुआ करते थे, जिनका नाम था रामदास। तो ध्यान रखेंगे, रामदास ही शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। कोंडदेव और रामदास के ही संपर्क में रहने के कारण बचपन से ही शिवाजी के अंदर आध्यात्म और हिंदुत्व की भावना जागृत थी। और आप सब जानते हैं कि मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा था, सपना देखा था, और ये चाहते थे कि जितना ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म को औरंगजेब पहुंचाएगा। भाई हम सब जानते हैं कि औरंगजेब जब भारत का मुगल बादशाह बना
तो हिंदुस्तान को वो काफिरों का देश कहा करता था और औरंगजेब का उद्देश्य था हिंदुस्तान को एक कट्टर सुन्नी इस्लामिक देश बनाना और औरंगजेब का उद्देश्य था हिंदू धर्म को नष्ट करके पूरे के पूरे हिंदुस्तान में केवल मुस्लिम धर्म का ही प्रचार करवाना। लेकिन जहां एक तरफ औरंगजेब हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया करता था, इस्लाम धर्म का प्रचार किया करता था, वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था और ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में ये एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें और एक हिंदू राज्य की स्थापना करें। और यदि हम शिवाजी की प्रारंभिक विजयों के बारे में बात करें, अगर हम शिवाजी की प्रारंभिक विजयों के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, he started his army mission. He started his army mission against the Adil Shahi Sultans of बीजापुर। शिवाजी ने अभियान की शुरुआत शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के विरुद्ध की। जिस समय शिवाजी ने अपना सैन्य अभियान शुरू किया था, अपने आर्मी मिशन से शुरू किए थे, उस समय इसने शुरुआत ही बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के खिलाफ की थी। और यदि हम शिवाजी की सबसे पहली विजय के बारे में बात करें तो शिवाजी की सबसे पहली विजय या फर्स्ट विक्ट्री मानी जाती है 1646 ईस्वी में तोरण फोर्ट। शिवाजी की सबसे पहली विजय या सबसे पहली विक्ट्री मानी जाती है 1646 में, जब इसने तोरण के किले को जीता था। और ध्यान रखेंगे 1646 में ही शिवाजी के द्वारा राजगढ़ का किला या राजगढ़ फोर्ट पर भी विजय हासिल की गई। ये शिवाजी के सैन्य अभियानों के में जब इसके आर्मी मिशन से शुरू हुए तो सबसे पहले शिवाजी ने 1646 में तोरण फोर्ट और 1646 में ही उसके बाद राजगढ़ के किले पर अधिकार किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ कुछ किताबों में शिवाजी की सबसे पहली विजय लिखी हुई मिले सिंहगढ़ का किला। लेकिन ध्यान रखेंगे 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना विजय 1647 ईस्वी में शिवाजी ने कोंडाना विजय की थी और इसी कोंडाना को ही क्या कहा गया है,
सिंहगढ़ कहा गया है? इसके बाद 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर के किले पर अधिकार किया। शिवाजी कॉन्कर्ड पुरंदर फोर्ट। और इसी के 2 साल के बाद 1656 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा जीता गया जावली। ये शिवाजी की सबसे प्रारंभिक विजय मानी जाती है, सबसे शुरुआती विजय मानी जाती है। ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में सबसे पहले शिवाजी ने अपने विजयों का जो अभियान था, जो मिशन था, वो बीजापुर के ही आदिल शाही सुल्तान के खिलाफ शुरू किया था, जिसमें सबसे पहली विक्ट्री मानी जाती है 1646 में पहले तोरण का किला और फिर राजगढ़ का किला। इसके बाद 1647 में कोंडाना विजय के ही दौरान सिंहगढ़ के किले पर शिवाजी ने अधिकार किया। फिर 1654 में पुरंदर का किला और 1656 ईस्वी में जावली फोर्ट या जावली के किले पर भी शिवाजी का अधिकार हुआ। लेकिन शिवाजी को अपने साम्राज्य का विस्तार करने का मौका तब मिला जब शाहजहां के चारों बेटों के बीच में गृह युद्ध शुरू हुआ, सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई। भाई आप सब जानते हैं जिस समय शिवाजी अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था, मजबूत कर रहा था, उस समय दक्कन का सूबेदार मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा औरंगजेब हुआ करता था। और हमने पढ़ा भी था कि जब 1657 ईस्वी में शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसी के चारों बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई थी। उस समय शाह शुजा बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, मुराद बख्श के पास गुजरात की सूबेदारी हुआ करती थी, और औरंगजेब वाज द सूबेदार ऑफ डेक्कन दैट टाइम। और उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे ही मुगल बादशाह शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो 1657 में ही औरंगजेब वेंट नॉर्थ इंडिया। तो औरंगजेब दक्कन छोड़कर कहां चला गया? उत्तर भारत चला गया। और औरंगजेब के उत्तर भारत चले जाने की ही वजह से शिवाजी को मौका मिला अपनी शक्ति को बढ़ाने का और अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का। इसीलिए इन 1657 में शिवाजी के द्वारा कोंकण के कल्याण एवं भिवंडी पर अधिकार किया गया। और जब कोंकण के कल्याण और भिवंडी पर भी शिवाजी का अधिकार हुआ, तो शिवाजी से इनसिक्योरिटी हुई, शिवाजी से परेशानी हुई। किसे? बीजापुर के सुल्तानों को। इसीलिए ध्यान रखेंगे, बीजापुर के सुल्तान ने ही अपने वजीर को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजा। और हम सब जानते हैं उस समय बीजापुर के सुल्तानों का वजीर कौन हुआ करता था? अफजल खान हुआ करता था। और हम सब जानते हैं 1659 में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और वो क्या थी? लिख लीजिएगा, अफजल खां की हत्या।
एंड हु वॉज अफजल खान? ध्यान रखेंगे, ही वॉज वजीर ऑफ बीजापुर। अफजल खान बीजापुर का वजीर हुआ करता था। सिक्सटीन 1659 में या 1659 ईस्वी में बीजापुर के वजीर अफजल खान की हत्या कर दी गई। कहानी आप सबने सुनी होगी। अफजल खान ने ही अपने मंत्रियों से शिवाजी के पास एक संदेश भिजवाया और शिवाजी से मीटिंग करने का प्रस्ताव रखा। अफजल खान चाहता था कि वो शिवाजी से मीटिंग करने के लिए जाए और जब वो शिवाजी से मीटिंग करे तो वहीं पर धोखे से शिवाजी की हत्या कर दे। इसीलिए बीजापुर के वजीर अफजल खान ने शिवाजी के पास संदेश भिजवाया कि वो शिवाजी से मुलाकात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है। उधर से शिवाजी ने भी अपने मंत्रियों की तरफ से यह संदेश भिजवाया कि वो अफजल खान से मिलने के लिए तैयार है। ये डिसाइड हुआ कि दोनों के दोनों लोग निहत्थे बिना हथियार लिए आएंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल इसी उद्देश्य से शिवाजी और अफजल खान एक दूसरे से मिलने के लिए गए। लेकिन ध्यान रखेंगे, उधर अफजल खान अपने पास हथियार छुपा कर लाया था और इधर से शिवाजी ने भी अपना कवच पहना हुआ था और बाघ नख। भाई बाघ नख का मतलब क्या होता है? टाइगर्स नेल। तो एक ऐसा औजार, एक ऐसा हथियार शिवाजी ने अपने हाथों में पहना हुआ था जो बेसिकली, भाई आपने देखा होगा, पंच जो होता है वो एक प्रकार का पंच था जिसको अपने पंच में फंसाया हुआ था और उसके अंदर जैसे टाइगर के नेल्स होते हैं, जैसे बाघ के नख होते हैं, उसी प्रकार से लोहे के क्या निकले थे, उसमें कांटे निकले थे। उसी को क्या कहा गया है? बाघनख। और ध्यान रखेंगे जब अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात हुई तो ध्यान रखेंगे मुलाकात के ही दौरान शिवाजी ने एक बाघ नख से अफजल खां की हत्या कर दी। एक तरफ बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जब शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी और इसी समय उत्तर भारत में, भाई हम सब जानते हैं 1659 में ही औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी थी और अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में करवा लिया था और वो बन गया था भारत का अगला मुगल बादशाह। जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बना तो धीरे धीरे औरंगजेब को शिवाजी के बारे में जानकारी मिली और औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी जो मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रहा है ना, कहां पर? दक्षिण में, महाराष्ट्र में, उस शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के वजीर अफजल खान की हत्या कर दी है। इसीलिए शिवाजी का ही दमन करने के लिए, शिवाजी के खिलाफ ही कार्यवाही करने के लिए औरंगजेब ने दक्कन का वजीर या दक्कन का सूबेदार अपने ही मामा को बनाकर भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खान। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1659 औरंगजेब अपॉइंटेड शाइस्ता खान एज सूबेदार ऑफ डेक्कन। 1659 में ही औरंगजेब ने शाइस्ता खां को
दक्कन का सूबेदार बनाया। और ध्यान रखेंगे 1659 में जब औरंगजेब के द्वारा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बनाया गया तो शाइस्ता खान ने ही जाकर शिवाजी पर अटैक किया, लेकिन शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खान, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित कर दिया और अपनी जान बचाकर शाइस्ता खान वापस भाग गया। कहां पर? उत्तर भारत। शाइस्ता खान भाग खड़ा हुआ उत्तर भारत और इसके पुत्र और मुगलों की भारी सेना का नुकसान शिवाजी की सेना के द्वारा कर दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने 1663 में अपने बड़े बेटे मुअज्जम को, सबको याद हो गया होगा मुअज्जम, ये वही मुअज्जम है जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना था। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने बेटे मुअज्जम को दक्कन का सूबेदार बनाया। और ध्यान रखेंगे वो शाइस्ता खान जो शिवाजी के खिलाफ विफल रहा या फेल हुआ, शाइस्ता खान को भेज दिया गया। कहां पर? बंगाल, और इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। तो बंगाल का सूबेदार बना दिया गया शाइस्ता खान को, और दक्कन की सूबेदारी औरंगजेब ने अपने बेटे शाइस्त मुअज्जम को दे दी। और यही मुअज्जम आगे चलकर क्या बनेगा? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम बनेगा। लेकिन शिवाजी कहां रुकने वाला था? भाई शिवाजी का तो उद्देश्य था मुगलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और ध्यान रखेंगे क्योंकि शिवाजी को जरूरत थी एक भारी रकम की और भारी लूटपाट की, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने के लिए शिवाजी ने मुगलों के सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह पर आक्रमण किया। और दोस्तों आप सब जानते हैं मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था सूरत। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा राजस्व मुगलों को प्राप्त ही कहां से होता था? सूरत से होता था। इसीलिए इन 1664 ध्यान रखेंगे शिवाजी डिड हिज फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। सोलह सौ चौसठ ईस्वी में शिवाजी के द्वारा की गई सूरत की प्रथम लूट। शिवाजी ने अपनी सेना के साथ सूरत पर आक्रमण किया और जाकर सूरत को लूट लिया। और इस लूट में लगभग सूरत से 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त की। किसने? शिवाजी ने। अब औरंगजेब का ध्यान आकर्षित हुआ किसकी तरफ? शिवाजी की तरफ। और ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने अपने सेनापति आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा और कहा कि जाइए और जाकर शिवाजी को नियंत्रित कीजिए, शिवाजी को कंट्रोल कीजिए। ध्यान रखेंगे जब सूरत पर अटैक किया था शिवाजी ने, तो भाई आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं उस समय तो सूरत में अंग्रेज भी व्यापार कर रहे थे। उस समय तो सूरत में डचेस भी व्यापार कर रहे थे, लेकिन शिवाजी ने अंग्रेज और डचों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसका उद्देश्य था केवल और केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाना। किसको? मुगलों को। इसीलिए शिवाजी ने सूरत की लूट की थी 1664 ईस्वी में। लेकिन इसी के अगले साल इन 1665 औरंगजेब सेंट जय सिंह टू अटैक शिवाजी। जयसिंह और जयसिंह का बेटा जिसका नाम था
राम सिंह, ये दोनों के दोनों अपनी सेना लेकर गए शिवाजी के खिलाफ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, शिवाजी के खिलाफ जयसिंह ने संघर्ष किया। जयसिंह का संघर्ष हुआ जिसमें जयसिंह और मुगलों की सेना ज्यादा ताकतवर साबित हुई और मजबूरन शिवाजी को जयसिंह के सामने सरेंडर कर देना पड़ा या आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। और हम सब जानते हैं इसी के बाद 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक संधि हुई जिसे हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से। या पुरंदर की संधि। ध्यान रखेंगे जो किस किस के बीच हुई थी, बिटवीन जयसिंह एंड शिवाजी। मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच एक संधि हुई जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो पुरंदर की संधि कहलाती है। और इसी पुरंदर की संधि के तहत कुछ समझौते हुए जयसिंह और शिवाजी के बीच। और वो समझौते क्या क्या थे, ध्यान रखेंगे। शिवाजी ने एक एक करके मुगलों के 35 किलों पर अधिकार किया हुआ था, लेकिन इसी पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों के छीने हुए 23 किले वापस लौटाए और 12 किले अपने पास रखे। सबसे पहला समझौता, कुल 35 किलों पर शिवाजी के द्वारा अधिकार किया गया था, जिसमें से उसने 23 किले मुगलों को वापस लौटा दिए और 12 किले अपने पास बनाए रखे। दूसरा समझौता, इसके बदले शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के द्वारा 5,000 का मनसब प्रदान किया गया। तीसरा समझौता, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की मदद करने का वादा किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की मदद करने का वादा किया और मुगलों को यह आश्वासन दिया कि वो बीजापुर के खिलाफ अभियान में हमेशा मुगलों की मदद करेगा। और आखिरी समझौता, शिवाजी ने अपने पुत्र के साथ मुगल दरबार में पेश होना स्वीकार किया। क्योंकि औरंगजेब शिवाजी से वार्ता करना चाहता था, सिंह के कहने पर शिवाजी और शिवाजी का पुत्र संभाजी मुगल दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। जयसिंह और उसके पुत्र राम सिंह ने यह आश्वासन दिया कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप औरंगजेब के दरबार में चलिए, क्योंकि औरंगजेब आपसे वार्ता करना चाहता है, औरंगजेब आपसे बातचीत करना चाहता है। और इसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। 1666 ईस्वी में इन 1666
जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया, लेकिन ध्यान रखेंगे धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया। शिवाजी एंड संभाजी वर अरेस्टेड बाय औरंगजेब। शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे शिवाजी और संभाजी दोनों को नजरबंद करके आपसे पूछेंगे, बताइए औरंगजेब ने शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद करके कहां पर रखा था? तो ध्यान रखेंगे इन्हें आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। लेकिन कुछ ही समय में मौका पाकर शिवाजी और संभाजी दोनों मुगलों की कैद से फरार हो गए। और जब मुगलों की कैद से फरार हुए तो हम देखते हैं इसके बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी ने जाकर दोबारा से सूरत को लूट लिया। सूरत की प्रथम लूट में लगभग 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे शिवाजी को। दूसरी लूट में भी लगभग 60 लाख रुपए की लूट शिवाजी के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे जब शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार भी लूट लिया तो शिवाजी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी और बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों ने को चौथ और सरदेश स्वीकार कर दिया। बीजापुर और गोलकुंडा से शिवाजी ने चौथ वसूलना शुरू किया। और फाइनली अपना विधिवत राज्याभिषेक शिवाजी ने करवाया 1674 ईस्वी में। और ध्यान रखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक 74 ईस्वी के किले पे हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में करवाया। वाराणसी के एक पुरोहित ने जिसका नाम था गंगा भट्ट। गंगा भट्ट नाम के ही एक पुरोहित ने
अपना राज्याभिषेक करवाकर शिवाजी टुक 2 टाइटल्स। शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण की। पहली, छत्रपति महाराज, और दूसरी, हिंदू बादशाह। राज्याभिषेक करवाकर ही शिवाजी ने छत्रपति महाराज एवं हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की। साउंड में चेक करवा लेता हूं, एक बार रुकेंगे। एक बार साउंड चेक करना, साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक बार बताइए क्या आप, मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? अब तो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है। जी, क्या अब साउंड ठीक है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, विधिवत अपना राज्याभिषेक शिवाजी के द्वारा 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में करवाया गया। रायगढ़ ही मराठाओं की राजधानी बनी, जो किया गया गंगा भट्ट के द्वारा, जो वाराणसी का ही एक पुरोहित हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, अपना राज्याभिषेक करवाकर ही शिवाजी टुक 2 टाइटल्स। शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण की, एक तो छत्रपति महाराज और दूसरी हिंदू बादशाह। और इसी के बाद ये कहलाया हिंदू बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज। देखना यार, अभी भी ऑडियो क्लियर नहीं है। जी मैं चेक करवा रहा हूं साउंड प्रॉब्लम क्या है। आप धैर्य बनाए रखें। इसके बाद याद रखिए, शिवाजी का लास्ट मिशन, शिवाजी का अंतिम अभियान कहलाता है कर्नाटका मिशन या कर्नाटका अभियान। शिवाजी का अंतिम अभियान माना जाता है कर्नाटका मिशन या कर्नाटक अभियान। और ध्यान रखेंगे, इसी कर्नाटक अभियान के ही दौरान इन 1680 ईस्वी में शिवाजी डाइड, या शिवाजी की मृत्यु हुई। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि जो शिवाजी का अंतिम समय था वो बहुत ही ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं गुजरा, क्योंकि जो शिवाजी का बड़ा पुत्र था संभाजी, यही शिवाजी के खिलाफ हो गया और इसी ने शिवाजी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई और हम सब जानते हैं शिवाजी की मृत्यु होते ही शिवाजी के दूसरे पुत्र, जिसका नाम था राजा राम ने मराठा सिंहासन प्राप्त किया और वो मराठा सिंहासन पर अगला मराठा शासक बनकर बैठा। लेकिन संभाजी के द्वारा राजा राम को सिंहासन से हटवाया गया और फिर 1680 से लेके 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का दूसरा शासक हुआ
संभाजी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे शिवाजी से ही जुड़े और शिवाजी से ही रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। शिवाजी के शासनकाल में शिवाजी का जो मंत्री परिषद हुआ करता था, जो मंत्रिमंडल या जो कैबिनेट हुआ करता था, उसमें 8 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, उसमें 8 प्रमुख लोग हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे जिन्हें क्या कहा जाता था, शिवाजी के अष्टप्रधान। तो लिख लीजिएगा, अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। शिवाजी के अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी या शिवाजी के अष्टप्रधान, जिसमें सबसे पहला लिखेंगे पेशवा। ध्यान रखेंगे मराठा साम्राज्य में प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था, पेशवा। लिख लीजिए, ये था प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिए अमात्य। दूसरा लिखिए अमात्य, जिसे पंत या मजूमदार भी कहा जाता था। एंड ही वॉज बेसिकली रेवेन्यू मिनिस्टर। ये हुआ करता था मराठा साम्राज्य का राजस्व मंत्री। रेवेन्यू मिनिस्टर या राजस्व मंत्री को कहा जाता था अमात्य, पंत या मजूमदार। अगला लिखिए सरे नौबत। अगला लिखेंगे सरे नौबत, जो बेसिकली आर्मी चीफ या सेनापति को कहा जाता था। आर्मी चीफ या सेनापति ही कहलाता था सरे नौबत। नेक्स्ट अगला लिखिए सुमंत। अगला लिखिए सुमंत, जो हुआ करता था फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री। अगला लिखिए वाकिया नवीस। अगला लिखेंगे वाकिया नवीस, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या सूचना मंत्री हुआ करता था। अगला लिखेंगे सुरु नवीस, अगला लिखेंगे सुरु नवीस, who was basically the letters minister। ये कहलाता था पत्राचार मंत्री। नेक्स्ट पंडित राव।
जो हुआ करता था रिलीजियस एडवाइजर, या धार्मिक सलाहकार। रिलीजियस एडवाइजर या धार्मिक सलाहकार। और लास्ट लिखिए न्यायाधीश। Who was basically the chief जस्टिस आफ्टर शिवाजी, जो शिवाजी के बाद चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, वही क्या कहलाता था? न्यायाधीश। ये वो 8 मंत्री थे, ये वो 8 लोग थे जो शिवाजी के अष्ट प्रधान कहलाते थे। सर वाक्य नवीस को गुप्तचर भी कह सकते हैं। हाँ जी, गुप्तचरों से ही तो हमें सूचना मिलती है। जो मर्जी कह लीजिए, बस समझ में आना चाहिए। उसी के अंतर्गत गुप्तचर विभाग आया करता था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे शिवाजी के समय में 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस, 2 महत्वपूर्ण कर वसूल किए जाते थे। एक हमने कई बार इस्तेमाल किया है इस शब्द का, चौथ, जो क्या हुआ करता था? लिख लीजिएगा, कुल उपज का 1/4 भाग। कुल उपज का 1/4 भाग या 1/4 ही चौथ के रूप में वसूला जाता था। और एक हुआ करता था, लिख लीजिए, सरदेशमुखी। और एक हुआ करता था सरदेशमुखी, जो कुल आय का जो कुल आय का 1/10 हुआ करता था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, शिवाजी ऑल्सो फाउंडेड अ नेवी। शिवाजी के द्वारा एक नौसेना की भी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय कोलाबा हुआ करता था। और हम सब जानते हैं कोलाबा इज इन मुंबई और बॉम्बे। बॉम्बे में हुआ करता था कोलाबा। और ध्यान रखेंगे, द नेवी चीफ ऑफ शिवाजी, और शिवाजी का नौसेना अध्यक्ष, और शिवाजी के नौसेना अध्यक्ष को कहा जाता था दरिया सारंग। और शिवाजी के नौसेना का जो अध्यक्ष हुआ करता था, जो मुखिया हुआ करता था, उसे कहा जाता था दरिया सारंग। तो ये रही बात शिवाजी के बारे में। चलिए कहानी को यहीं पर रोकते हैं।
कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में और फिर मराठा साम्राज्य जो पेशवाओं के अधीन चला, जो पेशवाओं के अंतर्गत चला, उसके बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।